देखो ये कहानी 1971 से शुरू होती है। हमारा प्रदेश वैसे इतना पॉपुलेटेड नहीं है, फिर भी जो हमारे तब के जो राजनीतिक थे और ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने ये सोचा कि भोपाल को आने वाले 50 सालों में ऐसी जगह की आवश्यकता होगी जहाँ से उसे फ्रेश एयर मिल पाए। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था तो 33% जो देश की भूमि थी वो वनों से आच्छादित थी। लेकिन चूँकि हम आज़ाद हुए थे, हमें हर विकास के लिए ज़मीन की आवश्यकता थी और धीरे धीरे घटते घटते ये 20% पे आ गए। 1972 के पहले जब स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी थी, उन्होंने ये महसूस किया कि जो वन क्षेत्र हैं उनके बचाव के लिए कोई ना कोई बहुत प्रभावी कदम उठाना चाहिए और कानून से ज़्यादा कोई प्रभावी कदम हो नहीं सकता था। इसलिए 1972 एक्ट आया और इस एक्ट के तहत ही जो देश में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हैं उसी के अनुसार उसमें उनका गठन हुआ है। तब 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर वन विहार की स्थापना हुई। वन विहार का क्षेत्र चूँकि 445.21 हेक्टेयर ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, लेकिन इसमें से करीब 75 हेक्टेयर हमारा जो है सफारी में जो एनिमल रखे हुए हैं उनके प्रबंधन के लिए है और बाकी जो 375 करीब हेक्टेयर है वो हर्बीवोर या शाकाहारी वन्य प्राणियों के लिए। इसके अलावा हमारे यहाँ एक रेस्क्यू सेंटर भी है, एक ब्रीडिंग सेंटर भी है और एक ट्रांजिट सेंटर भी है। इन सब के अलग अलग उद्देश्य हैं। तो यहाँ मतलब जो एनिमल आते हैं रेस्क्यू करके लाते हैं, कोई इनको फंदे में फंसा लेता है या कुएं में गिर जाते हैं या मैन टीचर हो जाते हैं, तो उनको यहाँ लाके बचाया जाता है। और यहाँ जो एक एवरेज एज होती है उससे ज़्यादा एनिमल ज़िंदा रहते हैं। एनिमल जब हमारा बीमार हो जाता है तो उसको बचाना, ड्रिप लगाना, हमारे डॉक्टर साहब रहते हैं, सब लोग रहते हैं। हमारे यहाँ के एक परमानेंट वेटनरी डॉक्टर हैं। डेली स्टार्टिंग होते और यहाँ पे सबसे पहले एनिमल का चेकअप होता है। उसके बाद स्पेसिफिक केज होता है, उसको हम स्क्वीज केज कहते हैं। यदि उसमें आ जाता है एनिमल तो उसको हम लोग स्क्वीज कर देते हैं। तो उसका टेम्परेचर करना हो, पल्स चेक करना हो तो आप इमीडिएट कर सकते हैं और इंजेक्शन भी दे सकते हैं। एग्जामिनेशन करने के पास ब्लो पाइप या गन से हम लोग इंजेक्शन देते हैं। एमपी में ये वन विहार वेल इक्विप्ड इंस्टीट्यूट है। वहाँ एनिमल का हेल्थ केयर के लिए एवरी फैसिलिटी उपलब्ध है, जैसे कि इंडोर वार्ड, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड मशीन, ब्लड प्रोफाइल के लिए इक्विपमेंट, एवरीथिंग वी हैव। और यदि कोई एनिमल अनफिट होता है जो कि अपने को
कीपर बताता है कि ये है ना कि सुस्त है, तो उसके आधार पे हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। हम लोग रेस्क्यू करने जाते हैं तो हमने देखा है हमारे सभी कर्मचारी सब एक्टिव रहते हैं और अपने काम के लिए समर्पित रहते हैं। जब रेस्क्यू करने जाते हैं तो हमारा एनिमल जब वहाँ पकड़ते हैं तो जाल में जैसे वो बेहोश हो जाता है तो कम बेहोशी में रहता है तो उसको सब जाल में पकड़ के केज में डालते हैं। उसके ऊपर कोई पैर पकड़ता है, कुछ करता है, मतलब बिना डरे सब ये काम करते हैं, तो बड़ा अच्छा काम करते हैं सब। मैं वन विहार में सफारी के अंतर्गत पैंथरों को देखरेख करता आ रहा हूँ। मेरे पास 11 लेपर्ड्स हैं। उनकी मॉनिटरिंग एवं साफ सफाई एवं उनकी डेली रिपोर्ट मेरा चेक करना मेरा कार्य है। यहाँ हमारे पास जो वन्य प्राणी हैं जो बाहर से रेस्क्यू करके वन विहार में लाते हैं, जैसे आदमखोर जैसे बन जाता है, तो यहाँ आने के बाद वो धीरे धीरे आदमखोर जो वो है वो भूल जाता है। यहाँ पे जो हम लोग खाना खाने दे देते हैं उसको डेली जो खाना मिलता है वो आदमखोर को जो मॉनिटरिंग भावना वो भूल जाता है बिल्कुल, वो यहाँ आके बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। मेरे पास 4 टाइगर्स हैं जिनमें 3 फीमेल और 1 मेल टाइगर है। जो मेल टाइगर है वो पन्ना बहुत छोटी उम्र में अपनी मदर से बिछड़ गया था, तो उसे कुछ समय तक तो पन्ना टाइगर रिजर्व में रखा गया। जब वो 2 साल के आसपास का हुआ तो उसे वन विहार भेज दिया गया। 3 जो फीमेल टाइगर हैं, एक का नाम रिद्धि है जो वाइट टाइगर है, ये इंदौर जू की है, और गंगा जो वो भी इंदौर जू की है, और इसके बाद तीसरी गौरी, ये जयपुर जू से है। मेरे पास वर्तमान में 2 फीमेल हैं, एक टाइग्रेस है मटक्कली, एक टाइग्रेस है कमलेश, और एक मेल है टाइगर बंधु। तीनों का नेचर बिल्कुल अलग है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो गुस्से में हैं तो बुलाने पे आते भी नहीं हैं, कभी मूड में रहते हैं तो पास भी आ जाते हैं। कभी कभी देख के ऐसा लगता है कि वो नियमित रूप से योगा भी करते हैं। किसी विशेष एंगल पर टाइगर यूं पैर करके बहुत देर तक पड़ा रहेगा, तो वो भी एक तरह का योगा ही है। मैं जब 2007 में यहाँ पे आया था तो मेरी एक सहायक के रूप में यहाँ पे प्रतीक जी हमारे डिप्टी रेंजर थे, उनके साथ ड्यूटी लगाई गई थी। तब मेरा पहली बार टाइगर से आमना सामना हुआ था। तो सही बात तो ये थी कि मुझे उस वक्त बहुत डर लगा उनसे, लेकिन वो जो मेरे साथ के लोग जो साथी लोग थे वो जो कैसे हैंडल करते थे, तो उनको देख देख के मैं सीख गया और अब मेरा डर बिल्कुल ख़त्म हो गया है और हम बिल्कुल उनको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं। इंदौर जू से आइए, थोड़ा सा चंचल स्वभाव है और गुस्सेल स्वभाव की है ये, इसलिए थोड़ा सा अपना व्यवहार बिल्कुल ही अलग बना के रखा हुआ है इसने। ये अपना एरिया खुद, जंगल में भी ये अपना एरिया खुद बनाते हैं, यूरिन से पंजों से मार्किंग करते हैं नाखूनों से, तो अपना एरिया अलग बनाते हुए चलती है। एक टाइगर करीब 25-25 किलोमीटर का एरिया बना लेता है। फर्स्ट टाइम हम विदिशा पे रेस्क्यू पे गए थे। वहाँ पे एक पैंथर 60 फीट ऊपर नीलगिरी के पेड़ पे चढ़ा हुआ था। उसमें ग्रामीण वहाँ बहुत ज़्यादा ग्रामीण थे, हैंडल करना बहुत मुश्किल था। उसमें पुलिस विभाग भी थी, उनके सब मिल के हम लोगों ने उसको जैसे वन्य प्राणी चिकित्सक है, हमारे अधिकारी SDO साहब हैं, रेंजर साहब वगैरह वहाँ भी मौजूद थे। उन लोगों ने समझा बुझा के पब्लिकों को दूर किया और हमने उसको रात को 7 बजे वन्य प्राणी चिकित्सक ने उसको ऊपर ही ट्रैंक्विलाइज किया और नीचे से उसको उतारा, धीरे धीरे उतारा और हमने उसको जल्दी से रेस्क्यू करके वन विहार ले आए थे। हमको पहले से पता नहीं होता कि आज हम रेस्क्यू में जा रहे हैं तो वहाँ जाके क्या सिचुएशन होगी। फर्ज करिए हमको कहीं से खबर मिली है कि एक पैंथर पेड़ पे है, तो हम केवल इस आशा पे नहीं जा सकते कि वो पैंथर पेड़ पे ही है। हो सकता है हमारे पहुंचने तक भीड़ इतनी हो जाए कि वो पेड़ से कूद के नीचे पब्लिक में आ जाए। भोपाल सर्किल जिसमें 5 जिले आते हैं, उसमें रेस्क्यू का भी दायित्व वन विहार के पास है। रेस्क्यू करने के लिए हमारी एक टीम है। डॉक्टर अतुल गुप्ता हमारे यहाँ जो वन्य प्राणी चिकित्सक हैं वो काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं, 2003 से यहाँ पर हैं और सारे रेस्क्यू ऑपरेशन में उनकी तो भूमिका रहती ही है। जब भी हमारे पास किसी वन मंडल से या किसी अन्य स्रोत से खबर आती है कोई वन्य प्राणी किसी तकलीफ़ में है या किसी कारण से वो असमर्थ है, वृद्ध हो गया है, उसकी जान को खतरा है, तो हमारी रेस्क्यू टीम जाती है और उसकी मदद करती है। उसके बाद हम वन विहार राष्ट्रीय उद्यान उसको लेके आते हैं, तो हम लोगों की जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है।
हमें देखना पड़ता है कि ना तो वन्य प्राणी को नुकसान हो और ना जो आम पब्लिक है उसको हो। एक्चुअली रेस्क्यू का हर केस ही नया है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 50 एनिमल को कैप्चर किया है तो 51वां इजीली कर लूँगा। वो 51वां भी केस आपके लिए नया केस है, क्योंकि हर कंडीशन, एनिमल बिहेवियर, सिचुएशन अलग अलग होती है। यदि एनिमल परमानेंटली अनफिट है फॉर द वाइल्ड, जैसे कि ये क्लॉज नहीं है या उसके दांत नहीं है या कहना चाहिए ओल्ड एज है, तो उसको प्यार में रिहेबिलिटेट करते हैं। शुरू में तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। जैसे उनको धीरे धीरे हमारे साथ रहते रहते उनको खाना खिलाते खिलाते उनके और हमारी थोड़ा वो निकट की दोस्ती टाइप की हो जाती है। फिर उनको हम हैंडल करते हैं, कैप्टिविटी में रख के उनको अपन जैसे कराल में करना और अंदर करना वैसे करके उनको अपन सही करते हैं। रेस्क्यू करके हमारे यहाँ वैसे पहले से 4 लायन हैं, वो सर्कस से रेस्क्यू करके लाए गए थे। लाने से पहले इनको स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है और अभी तक तो स्वस्थ है एंड होपफुली यहाँ आके वो एडजस्ट हो जाएंगे 2-3 दिन में और बेहतर हो जाएंगे। इंदौर से एक एनिमल आया है जो अपनी दोनों आंखें खो चुका है, वो लेपर्ड है। उसको जुलाई में उन लोगों ने एक जगह से पकड़ा था, लेकिन वो उसकी हालत जो इतनी ख़राब थी कि उसके अंदर काफ़ी छर्रे थे और करीब, अगर मुझे सही याद है तो करीब 40 छर्रे उसके शरीर में थे। उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। जब वो यहाँ आया था तो बहुत डिप्रेशन में था। तो जैसे बच्चों को अपन करते हैं, हम लोग गए, मेरे साथ डायरेक्टर कमलिका मोहंता भी थी। हम लोगों ने उसको बिल्कुल वो ऐसा पड़ा हुआ था निढाल जैसा, जैसे उसके शरीर में कोई दम ही नहीं हो। तो यहाँ हमने उसकी साइकोलॉजी का अध्ययन किया। पहले तो हमने उसे डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए कोशिश की और क्वारंटाइन से लेकर उसको हाउसिंग में रखा। जैसे जैसे इंटरेक्शन बढ़ा, वो हालांकि दिखने की तो उसकी कोई संभावना नहीं है, लेकिन वो काफ़ी अच्छा है। कल ही हमने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और वो स्वस्थ है। अवेयरनेस आजकल बच्चों में दी जाए और एनवायरनमेंट के प्रति अवेयर किया जाए बच्चों को, क्योंकि ये बहुत ही अमूल्य संपत्ति है। तो हर आदमी, हर नागरिक का ये कर्तव्य होना चाहिए कि अपने को जंगल बचाना है और वन प्राणी भी बचेंगे तो जंगल रहेगा। दोनों सब इकोसिस्टम है, तो उस सिस्टम को सबको अपना एक कर्तव्य निभाना चाहिए। इसकी कहानी जैसे मैंने 71 से बताई थी और आज लगभग 50 साल होने आ रहे हैं। यदि आपको किसी इको रेस्टोरेशन का उदाहरण देखना हो तो वन विहार से अच्छा उदाहरण आपको शायद और कहीं ना मिले। ये 50 साल में जो वेरन लैंड थी, डेन्यूडेड लैंड थी, डिवास्टेटेड लैंड थी, जहाँ कोई वेजिटेशन नहीं थी, आज काफ़ी अच्छा जंगल बन गया है और इतना अच्छा हैबिटेट डेवलप हो गया है कि पहले यहाँ कोई बर्ड्स नहीं आते थे, लेकिन आज 207 स्पीसीज़ तो रिकॉर्डेड हैं और अभी हम इस ओर और प्रयास कर रहे हैं। हम अपने घर वालों को, परिवार को, बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं इस जॉब में आने के बाद, क्योंकि हमारे साहब लोग, हमारे वरिष्ठ लोग, वो भी लगभग 7 दिन उनकी ड्यूटी हो जाती है। हमें भी लगभग 7 दिन आना ही पड़ता है। कोई त्यौहार नहीं, कोई ज़्यादा छुट्टी कुछ नहीं मिलती इसमें, तो हम लोगों को इसमें आना पड़ता है। और ये एक प्रकार से हम लोग जुड़ गए हैं इससे। ऐसा नहीं कि ये हमारे लिए बोझ है, हमारा रुचिकर कार्य हो गया ये। एक सामूहिक प्रयास करना होगा उनको बचाने का, तो हम अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। टाइगर है तो वो फॉरेस्ट का टाइगर नहीं है, वो सबका टाइगर है। यदि वो वन संपदा है तो वो ऐसा नहीं है कि एमपी फॉरेस्ट या एमपी शासन की है, सबकी संपदा है और सबको मिलके उसकी रक्षा करनी है। यदि हम विकास की अंधी दौड़ में पर्यावरण को खो देंगे तो शायद हमारा अस्तित्व ही नहीं बचेगा। इसलिए हमारी योजना का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि हमारा पर्यावरण भी बचा रहे और विकास कार्य भी चलता रहे।